तो देखो बच्चों, अपना जो चैप्टर चल रहा है और ये चैप्टर चल रहा है क्या, ऑक्सीजन फैमिली, है ना। आज हम इस चैप्टर में अब जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, और ये टॉपिक है हमारा क्या, रिएक्टिविटी ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, फैमिली मेंबर्स एंड देयर कंपाउंड्स। ओके, ये हम अब कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो पहले तो मैं रिएक्टिविटी के बारे में बता दूं, फिर इनके कंपाउंड्स में आते हैं कि रिएक्टिविटी। तो देखो बच्चों, अगर हम नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स की बात करते हैं, तो नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स की जो रिएक्टिविटी होती है ना, वो डिपेंड करती है कि ये कितने अच्छे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हैं, मींस ऑक्सीडाइजिंग नेचर। और ऑक्सीडाइजिंग नेचर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम या एलिमेंट। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि रिएक्टिविटी, ठीक है, ऑफ एलिमेंट्स ऑफ नॉन मेटालिक एलिमेंट्स, ठीक है। और पर्टिकुलर जो हम देख रहे हैं वो है हमारा क्या, ऑक्सीजन फैमिली की बात करें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी ऑक्सीडाइजिंग नेचर और इलेक्ट्रो नेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट। समझ गए ना। या तो आप उनकी ऑक्सीडाइजिंग नेचर देखो या फिर उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अगर हम ऑक्सीजन फैमिली की बात करें तो ऑक्सीजन फैमिली में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव या जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग नेचर जो है वो है ऑक्सीजन का। तो इसका मतलब है कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव इस ग्रुप में ऑक्सीजन हुआ, फिर उससे कम और आगे चलें तो सल्फर, है ना, और उससे भी कम चलें तो Fe, Te, और ये क्या होगा, PO। ये ऑर्डर होता है इस ग्रुप की रिएक्टिविटी का। आप देखोगे ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद ऑलमोस्ट ऑल एलिमेंट्स, है ना, एलिमेंट्स एंड फॉर्म ऑक्साइड्स। आप देखोगे कि ऑक्सीजन जो है एट, आप देखोगे या तो नॉर्मल में भी कर लेता है, एट नॉर्मल, है ना, टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर। नॉर्मली हम देखते हैं कि ऑक्सीजन जो होता है हमारी बॉडी में भी हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो हम रेस्पायरेशन के थ्रू जब हमारे ऑक्सीजन अंदर जाती है तो वहाँ भी ऑक्सीजन रिएक्ट करती है ऑर्गेनिक कंपाउंड से। इसके अलावा आप देखते हैं कि हर कोई भी कंपाउंड अगर कंबस्जन से कर रहा है, जल रहा है, तो वो सब किसके थ्रू जलता है बच्चों, ऑक्सीजन के। बिना ऑक्सीजन के कोई भी रिएक्शन कंबस्जन की पॉसिबल नहीं है। तो ऑक्सीजन लगभग सभी एलिमेंट से रिएक्शन करता है, और जो बाइनरी कंपाउंड्स बनाता है उनको बोलते हैं ऑक्साइड्स। तो इस तरह से हम ये कहें कि इस ग्रुप में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव अगर कोई एलिमेंट है तो वो है क्या, ऑक्सीजन। जबकि सल्फर, सेलेनियम ये काफ़ी कम रिएक्टिव हैं, यहाँ तक कि ये प्योर स्टेट में भी मिल जाते हैं, ठीक है। तो हाई टेम्परेचर प्रेशर में आसानी से रिएक्शन करते हैं। अब हम आ जाते हैं कंपाउंड्स ऑफ, ठीक है, ऑक्सीजन फैमिली मेंबर्स। ये जो ऑक्सीजन फैमिली मेंबर्स हैं उनके कौन कौन से कंपाउंड्स हैं। तो जो पहला है और वो है क्या बच्चों, हाइड्राइड्स। तो हाइड्राइड्स का अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो इनका जो फॉर्मूला है वो है H2E टाइप का, लाइक एज H2O, H2S,
H2SE, H2TE, H2PO, और सबसे कॉमन जो मिलता है ये वाटर, इसी ग्रुप का जो है हाइड्राइड है। तो H2O, H2S, H2SE, H2PO, ये सब इस ग्रुप के क्या हैं, हाइड्राइड्स। ये तो नेचुरली मिलता है ना। अगर हम देखें कि H2O बनता कैसे होगा, तो H2 + O2 = क्या, H2O। अगर हम H2S की बात करें तो FeS + H2SO4 डाइल्यूट लिया जाता है तो बनता है क्या, FeSO4 + H2S, जो किप्स अपरेटस यूज होता है, लैब में होता है ना वो, तो वो जो यूज लिखा रहता है जिसमें H2S गैस बनती रहती है, उसको बोलते हैं किप्स अपरेटस। तो इसी तरह और भी जो हैं, जैसे ZnS + 2HClSe, तो बनता है ZnCl2 + H2SE। तो इस तरह से इनको बनाया जाता है आर्टिफिशियली। H2O तो नेचुरली बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए इसकी बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर भी अब हम आ जाते हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स में, कि कौन कौन से हमें कैरेक्टरिस्टिक्स मेनली याद रखना है। तो देखो बच्चों, जो H2O है वो लिक्विड है, लिक्विड ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड ईच, ठीक है, H2O फॉर्म 4 हाइड्रोजन bonds with 4 H2O molecules। और इसी रीजन के कारण H2O का जो देखोगे आप, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इसी के कारण ज़्यादा है कि एक H2O 4 वाटर मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्डेड होता है। आप देखोगे इस तरह से दो तो हाइड्रोजन बॉन्ड किसके थ्रू बनाता है, इन H2O के माध्यम, मतलब हाइड्रोजन के माध्यम से, कि इस तरह से टेट्राहाइड्रली जुड़े रहते हैं 4 H2O। तो हम इसको इस तरह से, ठीक इसी तरह एक यहाँ H2O और 4 हाइड्रोजन इस तरह से, मतलब 2 हाइड्रोजन बॉन्ड लोन पेयर के थ्रू बनते हैं, तो एक टेट्राहाइड्रल फॉर्म में रहता है इस तरह से। बट जो अदर मेंबर्स हैं ना, ये मेंबर्स आर गैसेस ड्यू टू एब्सेंस ऑफ H, इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होते, इसलिए अदर मेंबर्स जो हैं वो गैस हैं। बाकी H2O जो है वो लिक्विड होता है, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इसी के रीजन के कारण है। आज जीवन का एग्जिस्टेंस अगर देखें अर्थ में, अगर जो लिविंग और सिस्टम है वो किसके कारण है, H2। अगर H2 हटा देना तो बॉडी जिंदा नहीं रह सकता एक मिनट भी, है ना। दूसरी पॉइंट में आ जाते हैं कि H2O जो है, ठीक है, ये क्या है, न्यूट्रल हाइड्राइड, ठीक है। बट जो अदर है, अदर मेंबर्स की बात करें, अदर्स मेंबर जो हैं, मेंबर्स आर क्या है बच्चों, एसिडिक एंड एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीज फ्रॉम H2O to H2PO ड्यू टू, ठीक है, डिस्पर्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन, ठीक है, कॉन्जुगेटेड बेस। मतलब जितना बड़ा प्रोटॉन, जैसे हम ये कहें कि H2O है तो HO- और H+ में, तो जो एसिडिटी होती है ना बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी स्टेबिलिटी ऑफ, ठीक है, एनाइन। एनाइन का मतलब कॉन्जुगेटेड बेस।
जैसे यहाँ पर हम ले लें OH है या अदर में, तो वो जितना स्टेबल होगा एसिड उतना ही ज़्यादा, हाइड्रो एसिड उतना ही ज़्यादा क्या होता है, एसिडिक होता है। तो एसिडिटी ऑफ ये हाइड्रो एसिड की बात है, ठीक है। तो आप चलेंगे H2S सल्फर और बड़ा हो गया तो, और ये जो कॉन्जुगेटेड बेस की स्टेबिलिटी है वो डिस्पर्सन या साइज ऑफ एलिमेंट या एनाइन पे डिपेंड करता है। तो इसका मतलब है कि H2O, H2S, H2SE है ना, H2TE और H2PO तक अगर आप चलेंगे तो लगातार एसिडिटी क्या होती जाएगी, बढ़ेगी। क्योंकि स्टेबिलिटी की बात करें तो OH से ज़्यादा स्टेबल है SH, इससे ज़्यादा होगा HSE माइनस स्टेबल, ठीक है, HTE माइनस, और इससे ज़्यादा H2 या HPO माइनस। तो ये इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, और ये स्टेबिलिटी के कारण ही ये एसिड ज़्यादा क्या होता है, इस तरह से एसिडिक हो जाता है। तो एसिडिटी, इसी तरह से रिड्यूसिंग नेचर की बात बता दूं कि रिड्यूसिंग नेचर जो होता है ऑफ हाइड्रो एसिड, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी बॉन्ड एनर्जी ऑफ EH बॉन्ड। जितना स्टेबल EH बॉन्ड होगा हाइड्रो एसिड उतने ही ज़्यादा क्या होंगे, रिड्यूसर होंगे। तो इसका मतलब है कि मतलब जितनी कम बॉन्ड एनर्जी EH बॉन्ड की, हाइड्रो एसिड उतना ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसर होगा। तो इसका मतलब है कि रिड्यूसिंग नेचर इस ऑर्डर में चेंज होता है। ये है क्या, रिड्यूसिंग नेचर। इस तरह से ये H2PO तक लगातार रिड्यूसिंग नेचर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। फिर हम आ जाते हैं इनकी स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी जो होती है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी बॉन्ड एनर्जी ऑफ EH बॉन्ड। इसका मतलब सबसे स्टेबल हुआ H2O, फिर H2S, H2SE, H2TE, H2PO। ये इनकी क्या होगी बच्चों, स्टेबिलिटी। तो इस तरह से अगर आप देखें तो इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर है ना। बॉन्ड एनर्जी का यही किसका ऑर्डर है, बॉन्ड एनर्जी का भी है, और यही बॉन्ड एंगल का भी ऑर्डर है बच्चों। बॉन्ड एनर्जी मतलब स्टेबिलिटी, तो जितना ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी उतना ही ज़्यादा स्टेबिलिटी। और रिड्यूसिंग नेचर अगर आप देख रहे हैं तो रिड्यूसिंग नेचर जो है नीचे की तरफ बढ़ रहा है, जबकि स्टेबिलिटी नीचे की तरफ घट रही है। और अब हम आ जाते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। तो सबसे हाईएस्ट इस ग्रुप में होता है H2O का, फिर आता है H2PO, फिर आता है H2TE, फिर H2SE, और फिर आता है H2S। ये ऑर्डर है दोनों का, मेल्टिंग पॉइंट का भी और ये बॉइलिंग पॉइंट भी का ऑर्डर है। और मेल्टिंग पॉइंट है और इसका रीजन है HB। और यहाँ पर ये जो है ये मॉलिक्यूलर मास के बेस पर डिसाइड होता है कि अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो बॉइलिंग पॉइंट आप अगर या मेल्टिंग पॉइंट देखें तो साइज या उनके मॉलिक्यूलर मास पर डिपेंड करता है। तो इस ग्रुप में अगर आप देखें तो H2O सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट रखता है, रीज़न है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बात यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर जो है इनके जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स थे हाइड्राइड्स के मैंने वो बता दिए, और आपको इन्हीं को याद रखना है। इस साल आपने देखा है नीट में भी ये क्वेश्चन आया है कि हाइड्राइड जो हैं ऑक्सीजन ग्रुप के, उनकी मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या है। तो बस यही अच्छे से याद कर लो, और यही इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों का। इसमें पूछा जाता है मोस्ट वॉलेटाइल हाइड्राइड क्या है, तो मोस्ट वॉलेटाइल ये है हाइड्राइड, और वो दूसरा मेंबर होता है, चाहे वो नाइट्रोजन ग्रुप में चले जाए, चाहे ऑक्सीजन ग्रुप में आता हो, चाहे हाइड्रोजन ग्रुप। मोस्ट वॉलेटाइल हाइड्राइड हमेशा दूसरा मेंबर होगा, क्योंकि ना तो वहाँ मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है
और ना ही हाइड्रोजन बॉन्डेज ज़्यादा है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब दूसरा जो आते हैं हम, वो है, ठीक है, ऑक्साइड्स एंड ऑक्सो एसिड्स। इनके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। तो देखो बच्चों, पहले हम ऑक्साइड्स की बात करें, ठीक है। तो इनमें मेनली दो प्रकार के ऑक्साइड होते हैं, EO2 टाइप के, जिनको बोलते हैं डाई ऑक्साइड्स, जैसे कि SO2 है ना, SeO2, TeO2, POO2। और एक होते हैं EO3 के टाइप के, और इनको बोलते हैं ट्राई ऑक्साइड्स, जैसे SO3, SeO3, TeO3, इस तरह। मतलब ये जो मेंबर्स हैं, देखो पोलोनियम में भी बनता है ये ऑक्साइड, लेकिन वो ऑक्साइड ज़्यादा स्टेबल नहीं है। मतलब टाइटेनियम तक तो ठीक बनते हैं EO3 के, सेलेनियम और टेल्यूरियम तक बनाते हैं, लेकिन पोलोनियम में ट्राई ऑक्साइड लगभग स्टेबल नहीं है। तो अब ये बता दूं कि जो बोथ ऑक्साइड्स हैं, बोथ टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स जो हैं, ठीक है, ये क्या हैं, और एसिडिक इन नेचर, दोनों एसिडिक हैं। अब आता है कि आपको इनकी एसिडिटी कैसे पहचाननी है। तो एसिडिटी ये सब में लगता है बच्चों, एसिडिटी ऑफ ऑक्साइड्स, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ऑक्सीडेशन नंबर देखना है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट जो है एलिमेंट, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी इलेक्ट्रो, ठीक है, नेगेटिविटी ऑफ E। तो सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन, अगर आप सेम ऑक्साइड ले रहे हैं तब तो क्या करना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखना है ऊपर से नीचे। और अगर आप अलग अलग ऑक्साइड्स एक ही एलिमेंट के ले रहे हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर। मीन्स अगर हम ये कहें कि EO3 टाइप के जो कि 6+ स्टेट में है, EO2 से कहीं ज़्यादा एसिडिक है। क्यों? क्योंकि अगर आप इनके ऑक्सीडेशन नंबर देखोगे तो ये दिखेगा आपको कि ये इनके एसिडिक नेचर है ना। अब अगर हम एक ग्रुप में देखें तो SO2 मोर एसिडिक होगा देन SeO2 या TeO2 या PO। ठीक इसी तरह से SO3 ज़्यादा एसिडिक होगा SeO3 से, TeO3 से। ये इनकी एसिडिटी का ऑर्डर होगा। अब ये बता दूं कि जो EO2 टाइप के ऑक्साइड हैं ये रिड्यूसर होते हैं। एंड अगर आप ये कहें कि इनका रिड्यूसिंग नेचर की बात करें तो रिड्यूसिंग नेचर जो होगा बच्चों वो क्या होगा, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। क्यों होगा ऐसा? अगर आपसे पूछा जाए कि एक ग्रुप में क्यों डाउन हो रहा है तो ड्यू टू, ठीक है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। मतलब जब ये, जैसे हम ये कहें कि ये है हमारे पास EO2 और ये जुड़ा क्या, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन जुड़ते ही ये किस में चेंज होगा, देखो EO3 टाइप में। तो यहाँ क्या है 4+, यहाँ क्या है 6+। तो 6+ नीचे की तरफ अनस्टेबल होती है ना। तो सबसे ज्यादा स्टेबल किसके साथ रहेगी, SO2 के साथ। और 6+ आसानी से बदल सकती है। लेकिन हम टाइटेनियम या पोलोनियम की बात करें तो ये चाहेंगे ही नहीं कि अपने आप को 6+ में बदले, क्योंकि 6+ तो अनस्टेबल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4+, ठीक है, मोर स्टेबल देन +6 फॉर SePO/TE। बल्कि इनमें दो में देखा है, ज्यादातर इनमें जो है जैसे कि TE है या PO है, लेकिन बाकी मेंबर में 6+ स्टेबल है। तो इसका मतलब है कि सबसे अच्छा रिड्यूसर हुआ SO2, फिर SeO2 हो जाएगा, फिर TeO2 हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, PO। ये इनके रिड्यूसिंग नेचर का ऑर्डर है। समझ गए ना कि लगातार डिक्रीज होगा। और अब हम कहें कि EO3 जो है ये ऑक्सीडाइजर होते हैं बच्चों, ये केवल ऑक्सीडाइजर होंगे,
ध्यान रखें कि जो EO2 है ये रिड्यूसर भी हो सकते हैं और ऑक्सीडाइजर भी हो सकते हैं, बट EO3 जो है हमेशा ऑक्सीडाइजर ओनली। एंड अगर मैं ये कहूँ कि ऑक्सीडाइजिंग नेचर क्या होगा, तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर इंक्रीज होगा डाउन द ग्रुप 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 ड्यू टू इनस्टेबिलिटी, ठीक है, इनस्टेबिलिटी ऑफ +6। तो इसीलिए चाहेंगे कि +6 से और ये +4 की तरफ या +2 की तरफ चेंज हो जाए, इसीलिए इनका ऑक्सीडाइजिंग नेचर। तो इसका मतलब है कि ये जो है, जैसे हम ये कहें कि ये है टाइटेनियम या पोलोनियम या टेल्यूरियम, ये है O3 और इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये चेंज हो जाएगा किस में बच्चों, और इस तरह से ऑक्सीजन लिबरेट कर देगा। तो इसका मतलब है कि अगर हम इससे कहें तो SO3 से ज़्यादा SeO3, इससे ज़्यादा TeO3, और अगर पोलोनियम का ऑक्साइड होगा तो सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर होगा। तो इस तरह से EO3 ओनली ऑक्सीडाइजर हैं, EO2 रिड्यूसर हैं। हालांकि कुछ सल्फर के ऑक्साइड्स में SO2 रिड्यूसर भी होता है, कई जगह ऑक्सीडाइजर भी होता है, तो वो डिसप्रोपोर्शनेशन शो कर सकते हैं, बट ओनली EO3 ऑक्साइड्स केवल और केवल क्या होंगे, ऑक्सीडाइजर होते हैं। तो इस तरह से ऑक्साइड्स के बारे में अच्छे से ध्यान रखना है। अब यहाँ बता दूं कि जैसे SO2 है तो इसे बोला जाता है एनहाइड्राइड ऑफ, ठीक है, क्या, सल्फ्यूरस एसिड। ऐसा क्यों बच्चों, क्योंकि ये वाटर में डिजोल्व होके और क्या बना देता है, H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड। और SO3 को बोलते हैं क्या हम, एनहाइड्राइड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। क्यों, क्योंकि SO3 प्लस H2O तो बनता है क्या, H2SO4। इस तरह से, तो इस तरह से दोनों एनहाइड्राइड को याद रखना है। कौन किसका एनहाइड्राइड है, तो आपने देखा SO2 सल्फ्यूरस का और SO3 सल्फ्यूरिक एसिड का एनहाइड्राइड है। स्ट्रक्चर की बात करें तो S डबल बॉन्ड O, इस तरह से डबल बॉन्ड O और एक लोन पेयर होगा, या कई बार ऐसा भी दिखा होता है O O और, ठीक है। तो SO2 का स्ट्रक्चर ये होता है और लगभग ये एंगल 118 डिग्री के आसपास का होता है, जबकि और यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन होगा बच्चों वो होगा sp2। और अब हम इसकी बात करें तो ये है SO3 का स्ट्रक्चर और यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2, यहाँ पर भी वही रहेगा सेम। तो लेकिन ये कैसा है, ट्राइगोनल प्लानर, जबकि ये क्या है बच्चों, BC बैंड स्ट्रक्चर कहलाते हैं। इस तरह से सल्फर के दोनों ऑक्साइड, ये बता दूं कि SO2 SO3 ये दोनों गैस हैं, बट ठीक है, ऑक्साइड्स जो अदर मेंबर्स के ऑक्साइड्स ऑफ अदर मेंबर्स, ठीक है, वो सब क्या है, सॉलिड्स। केवल SO2 और SO3 क्या है, ये दोनों गैसियस फॉर्म में मिलते हैं। तो इस तरह से हमें इन ऑक्साइड्स के बारे में अच्छे से याद रखना है और इतना ही बहुत है, ज़्यादा ज़रूरत आपको इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में लेने की जरूरत नहीं है। नहीं तो SO2 की प्रिपरेशन प्रॉपर्टी वो तो अलग से भी दे रखा है, तो हम अलग से ही डिस्कस कर लेंगे। उसकी कुछ इम्पॉर्टेंट रिएक्शन SO2 की, उसका स्ट्रक्चर, उसके यूजेस, ये सब चीज़ें हम SO2 में अलग से भी लेंगे, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम इनके, एक तो टाइप्स ऑफ ऑक्साइड और बता दूं मैं यहीं पर, ठीक है, कि टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स। तो टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स में जो पहला टाइप है बच्चों वो है एसिडिक ऑक्साइड्स। देखो, एसिडिक ऑक्साइड्स, बेसिक ऑक्साइड्स, एम्फोटेरिक, न्यूट्रल, मिक्स्ड ऑक्साइड, सब ऑक्साइड, सिस्क्यू ऑक्साइड, इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट ऑक्साइड है। तो देखो बच्चों, अगर इसमें ध्यान रखें कि ऑक्साइड्स इन विच, ठीक है,
ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर हम ये देखें कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट ग्रेटर देन +3, तो वो ऑक्साइड क्या होगा बच्चों, एसिडिक होगा। अगर कोई भी ऑक्साइड है और उसमें जो एलिमेंट है ऑक्सीजन के अलावा छोड़ के, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट अगर +3 से ज़्यादा दिख रहा है तो ध्यान रखें वो ऑक्साइड एसिडिक होगा। जैसे CO2 है ना, SiO2, P2O5, SO2, SO3, Cl2O7, ClO2, ClO3, I2O5, ठीक है, MnO, Mn2O7, CrO3, CrO2। अगर इस तरह से, ठीक है, ऑस्मियम टेट्रोक्साइड है ना, तो ये अगर आपको ऐसा कोई भी ऑक्साइड दिखता है जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल एटम की 4+ या उससे ज़्यादा दिख रही है, तो वो समझें हमेशा एसिडिक होंगे। और ये ध्यान रखना है कि दीज ऑक्साइड्स, ठीक है, डिजोल्व इन बेस, ये बेस में घुलते हैं अच्छी तरह से। कि अगर आप CO2 को देखोगे, CO2 अगर ये NaOH में डिजोल्व कर रखें तो ये तुरंत बदल जाएगा सॉल्ट में Na2CO3 और प्लस क्या बन जाएगा, H2। या SO2 को ले लें, SO2 + 2 NaOH क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा Na2SO3 + H2। तो ये बेस से रिएक्शन करके सॉल्ट बनाते हैं, ठीक है। ठीक इसी तरह से रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म क्या, ऑक्सो एसिड्स। कि अगर इन्हें वाटर में डिजोल्व किया जाए तो ऑक्सो एसिड्स बन जाएंगे। जैसे CO2 + H2 क्या बन जाएगा, H2CO3, या SO2 + H2O, अभी आपने देखा तो बना H2SO4 SO3, है ना। तो इस तरह से ऑक्सो एसिड्स वाटर में डिजोल्व होके, सॉरी ऑक्साइड्स, एसिडिक ऑक्साइड्स वाटर में डिजोल्व होके क्या बना देते हैं, ऑक्सो एसिड्स। फिर हम आ जाते हैं, दूसरे होते हैं बेसिक ऑक्साइड्स, ठीक है। तो ध्यान रखें कि इनमें अगर एलिमेंट ऑक्सीडेशन, ठीक है, स्टेट लेस देन +3 दिखती है, ठीक है, तो वो बेसिक, तो ये क्या बनेंगे बच्चों, बेसिक ऑक्साइड्स। एंड ये किस में डिजोल्व होते हैं, डिजोल्व इन एसिड एंड फॉर्म बेस विद वाटर। कि अगर आप इन्हें वाटर के साथ रखोगे तो बेस बन जाएंगे, एसिड में डिजोल्व होंगे। जैसे आप देखते हैं Li2O, Na2O, CaO, BaO, MgO, है ना। ठीक इसी तरह से FeO, MnO, ठीक है, या Cu2O, CuO, ये सब क्या है, बेसिक ऑक्साइड। S1 S2 ब्लॉक में बेरिलियम को छोड़ दें तो बाकी जितने ऑक्साइड हैं वो सब बेसिक है। और अगर आप देखें कि Na2O है ना, अगर आप इसे CO2 एसिड के साथ रखेंगे तो क्या बन जाएगा, Na2CO3 बन जाएगा। या Na2O + 2HCl रखोगे क्या बन जाएगा, NaCl + H2। वाटर में डिजोल्व करोगे NaO + H2O क्या बन जाएगा, 2NaOH। तो इस तरह से ये है बेसिक ऑक्साइड, ठीक है। तीसरे आ जाते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो एम्फोटेरिक का मतलब ये होगा कि ये पहली बात तो अच्छा हाँ, इनमें ज्यादातर में देखोगे आप कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट दिखेगी ना, स्टेट ऑफ एलिमेंट, वो +3 के इक्वल होती है। कुछ ऐसे हैं जो +2 में भी है, +4 में, लेकिन मैक्सिमम अगर +3 के दिखते हैं तो वो समझो आप एम्फोटेरिक होंगे। जैसे आप देखते हैं Al2O3 है,
Ga2O3 है, Sb2O3 है, As2O3 है, ठीक है, MnO2 है, Mn2O3 है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स है ना। इसके अलावा जो 2+ में है जैसे BeO, ZnO, SnO, PbO, और 4+ में भी है जैसे SnO2, PbO2, ये जो है ना, और फिर देखा आपने MnO2, तो ये सब क्या है बच्चों, एम्फोटेरिक। अब है कुछ मेटल की +2 कईयों में हो जाती है, तो इस तरह से ये है एम्फोटेरिक। और ये ध्यान रखें कि दे आर, ये दोनों में डिसॉल्व है इन एसिड एंड बेस, और ये दोनों का नेचर शो करते हैं। जैसे आप देख लो, बेरिलियम ऑक्साइड BeO+2HCl तुरंत बना लेगा क्या, BeCl2+H2। और अगर हम BeO+2NaOH तो बनाता है Na2BeO2 सॉल्ट प्लस H2। समझ गए ना। जिंक में देख लो, ऐसे जिंक में भी यही प्रॉपर्टी है, जिंक ऑक्साइड में। तो इस तरह से ये एम्फोटेरिक है। एल्यूमिनियम का देख लो, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, दोनों एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, सब एम्फोटेरिक है। फिर आते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड्स। तो ध्यान रखें, न्यूट्रल लिखे तो ये नाइदर डिसॉल्व इन एसिड नॉर बेस, ये दोनों में डिसॉल्व नहीं होते, ना ही एसिड में और ना ही बेस में। और ये गिने चुने हैं N2O, NO, CO, H2, ये है न्यूट्रल ऑक्साइड्स जिनमें कोई नेचर नहीं है एसिडिक ना बेसिक। फिर एक होते हैं मिक्स्ड ऑक्साइड, ठीक है। ये जो होते हैं बच्चों, ये होते हैं मिक्सचर ऑफ टू डिफरेंट ऑक्साइड्स, जिनमें एसिडिक बेसिक सभी मिक्स हो सकते हैं। जैसे देखो, आपने देखा होगा, जैसे ये लिखा है Fe3O4, तो ये मिक्सचर होता है FeO प्लस Fe2O3 का, ठीक है। ठीक इसी तरह से आपने देखा होगा Mn3O4 भी होता है, तो ये होता है MnO 2MnO प्लस Mn2O3, ठीक है। तो ये होता है Mn2, सॉरी ये हो जाएगा 2Mn, और तो हो जाएंगे 2, और फिर एक और 2 और 2 4, तो ये और MnO2 का मिक्सचर है, ठीक है। ठीक इसी तरह से एक होता है Pb3O4, तो ये भी 2PbO प्लस PbO2 का मिक्सचर है। ऐसे MgZn, सॉरी ये होता है ZnAlO4, तो ये किसका मिक्सचर होता है बच्चों, ZnAl2O4, तो ये होता है ZnO प्लस Al2O3, इस तरह। तो ये सब मिक्स्ड ऑक्साइड कहलाते हैं, जिनमें एक से ज़्यादा ऑक्साइड्स मिले होते हैं, ठीक है। और फिर एक आ जाते हैं सब ऑक्साइड। सब ऑक्साइड में एक होता है C3O2, है ना, एक होता है Pb2O, इस तरह से कुछ सब ऑक्साइड्स, और एक होता है सिस्क्यू ऑक्साइड, ये है। और ये होता है सिस्क्यू ऑक्साइड जो होता है मेनली, और वो है N2O3, मतलब इसमें विषम ऑक्सीजन एटम दिखाई देते हैं। ये कुछ ऑक्साइड्स हैं जिन्हें हमें याद रखने हैं, और ये आते रहते हैं। इनमें से कौन सा ऑक्साइड एसिडिक है, कौन बेसिक है, कौन एम्फोटेरिक है, कौन मिक्स्ड है, ठीक है। तो इस तरह के आपको और भी इसमें हैं, जैसे MgAl2O4 जो कि किसका मिक्सचर है, MgO प्लस Al2O3,
तो ये कुछ हमने ऑक्साइड्स देखे 4-5 प्रकार के। तो आज इतना ही हम इसमें लेंगे कि ऑक्साइड्स के टाइप्स हो गए और दोनों जो ऑक्साइड्स बनते हैं ऑक्सीजन ग्रुप के, और ये हो गए हमारे हाइड्राइड्स। ओके, फिर हम नेक्स्ट पार्ट में ऑक्सो एसिड्स लेंगे, हैलाइड्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों।